MGT 401 के चैप्टर 9 के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होगा अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ये जो पूरे के पूरा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है ये सारे के सारा नॉन करंट एसेट्स पे चल रहा है। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को ऑन कर लें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। नॉन फाइनेंशियल एसेट, सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि नॉन फाइनेंशियल एसेट हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? ऐसे एसेट जो जिनकी अलग से पहचान हो, लेकिन वो ना तो हमारे पास पैसों की शक्ल में हो और ना ही उनकी कोई फिज़िकल कोई हालत हो। आइडेंटिफाइबल वो किस तरह से हो कि वो उनको अलग से उनको उनकी पहचान हो, उनको हम अलग से हम बेच सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, या लाइसेंस कर सकते हो, या रेंट कर सकते हो। और मॉनेटरी एसेट्स के ऐसे एसेट्स जो पैसों की शक्ल में होते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट ऐसे हमने पहले बात की है कि ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होंगे। दीज आर मनी हेल्ड एंड इंक्लूड ऑल द एसेट दैट विल बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। नो फिजिकल सब्सटेंस, इनकी कोई फिजिकल हालत नहीं होती, फिजिकल शक्ल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी कोई फिजिकल कंडीशन तो नहीं है। हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह हमें सीडीज़ या डीवीडी वगैरह में मिल जाते हैं। अभी सीडी या डीवीडी की तो एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा हमारा, क्योंकि वो तो 20 या 30 रुपए की या 10-15 रुपए की मिल जाती है। लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा और उसकी एक वर्थ होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इंटेंजिबल एसेट रिकग्निशन क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? जो हमने आईएसबी फ्रेमवर्क के अंदर पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था वही होगा कि एसेट ऐसा एसेट जो हमारे पास इवेंट से वजूद में आया हो और हमें ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। ठीक है, ये चीज़। और आगे है रिकग्निशन क्राइटेरिया, वही बात हमने पीछे की है कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो, इसको अलग से पहचाना जा सके, और ये एंटिटी के कंट्रोल के अंदर हो, जो उसके पास एक्शंस या इवेंट्स की वजह से वजूद में आया हो, और इसका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एंटिटी की तरफ आ रहा हो, ना कि उससे जा रहा हो। क्योंकि नहीं तो फिर वो लॉस आएगा। अगर हमें वो जब तक वो फ़ायदा नहीं देगा, मुनाफा नहीं देगा, तब तक हम उसको रखेंगे ही नहीं। रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, उसकी रिलायबल मेजरमेंट होनी चाहिए। कंट्रोल के अंदर क्या है कि उस एसेट के ऊपर कंपनी का कंट्रोल होना चाहिए, और इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो भी सिक्योर होने चाहिए। ये ना हो कि उससे फ़ायदा कोई और उठा ले या हमारा कोई वो चोरी कर सके। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में टेक द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कॉस्ट सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट बाय द एंटिटी। वही बात के इसके ये हम या उसको जब हम सेल करें तो उससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। मेजरमेंट एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज़ कैटेगराइज्ड इन 3 लेवल्स। इसके 3 लेवल हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक्वायर्ड सेपरेटली, इसको सेपरेटली हम ख़रीद सकें, और सेपरेटली ये हम इसको बेच भी सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये हमारे बिज़नेस का एक हिस्सा हो। और तीसरा क्या है, डेवलप्ड बेस्ड ऑन रिसर्च। एक्वायर्ड सेपरेटली का मतलब क्या है कि इसको हम अलग से ख़रीद सकें और अलग से बेच सकें। कॉस्ट कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जिस प्राइस, एक तो उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, और उसको ट्रांसफ़र करने में जितना हमारा खर्चा आएगा वो भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं, इसको अकाउंट फॉर जब हम करते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? लीगल फ़ी हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो सकते हैं, कोई डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी कॉस्ट जो उसको डायरेक्टली जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। और जो भी ये एसेट होगा इसको हम फेयर वैल्यू पे हम मेजर करेंगे जिस डेट को हम इसके ख़रीद रहे हैं। डेवलप्ड बेस्ड ऑन रिसर्च, कुछ ऐसे एसेट होते हैं कि जो हम इंटरनली तौर पे रिसर्च करके हम उसको बनाते हैं, वो जो अगर हमारा वजूद में आ जाता है, उस पर हम कामयाब हो जाते हैं, तो वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। आगे सिनेरियो है कि सैम्पल कंपनी इज़ न्यूली इस्टेब्लिश टेलीकॉम कंपनी। एक ये सैम्पल कंपनी नई टेलीकॉम बनी है। तो इन्होंने क्या किया है कि लिस्ट कस्टमर्स की लिस्ट ख़रीदी है सप्लायर से। ठीक है, उसकी मालियत है
100 मिलियन, और यकम जनवरी 2020 को इन्होंने ख़रीदी है। तो आगे कहता है कि शुड सैम्पल कंपनी कैपिटलाइज इट एज इंटेंजिबल एसेट, क्या ये सैम्पल कंपनी इसको इंटेंजिबल एसेट शो करेगी? कंक्लूजन क्या है? नो। क्यों नहीं करेगी? उसकी रीज़न ये है कि वो जो लिस्ट थी वो एक रॉ मटेरियल, वो रॉ डाटा था, उसको वो हमें कंपनी को बेनिफिट नहीं दे रहा। ऐसा एसेट जो हमारी कंपनी को बेनिफिट दे, जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो, जिससे हम बिज़नेस हासिल कर सकें, वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। अभी दूसरा जो सिनेरियो है कि कंपनी ने क्या किया, अपने कंपटीटर से एक लार्ज कस्टमर लिस्ट ली जो वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा था। मिसाल के तौर पे हमने एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म बनाई है और एक हमारा राइवल था, वो भी छोड़ के जा रहा है, तो हम अब उस बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आप हमें ये डाटा हमें दे दें। क्योंकि वो लोग, वो सारे के सारे, वो हमारी सर्विस, वो सर्विस इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनका सारे का कौन किस तरह का पैकेज इस्तेमाल करता है, सारी चीज़ें उसके अंदर हमें मिली होगी। दूसरे लफ्ज़ों में कि पक्का पकाया हमें मिल जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में कहता है यस, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि उससे हमें बिज़नेस मिल रहा है, तो इस वजह से उसको हम कैपिटल, उस पे जो हमें एक्वायर करने में जो हमारा खर्चा आएगा उसको हम इंटेंजिबल एसेट के अंदर शो करेंगे, और ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है। आगे कहते हैं कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जो हम इंटरनली तौर पे बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे बात कर रहा है कि कंपनी का ब्रांड नेम होगा या ट्रेडमार्क की बात हो रही है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि वो कंपनी, अगर एक कोई कंपनी है, वो एक थ्रू आउट जर्नी है उसकी, उससे वो चलते चलते एक अपना नाम पैदा करती है, तो क्या वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा? नहीं, क्योंकि उस नाम पैदा करने में हमारा कोई एक्सपेंस नहीं आया, स्पेशली हमने वो परचेज़ नहीं किया, ठीक है। तो वो तो हमारा टाइम के साथ हमें हासिल हो गया है, तो इस वजह से हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। आगे कहता है कि एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द सटेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। ऐसा एसेट जो हम रिसर्च फेज से या डेवलपमेंट फेज से हासिल करते हैं वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। रिसर्च के ऊपर जो हमारा आएगा खर्चा, ठीक है, कॉस्ट इंकर्ड इन द रिसर्च फेज आर एक्सपेंस्ड इमीडिएटली, जो भी हमारा रिसर्च के ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो हमारा एक्सपेंस काउंट होगा, इंटेंजिबल एसेट नहीं काउंट होगा। Development phase, costs incurred in the development phase are capitalized provided they meet the recognition criteria for an intangible asset। अभी हम जो रिसर्च कर रहे थे वो हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी, अब हम उसको, उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा तो वो हमारा इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। इंटरनल इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट रिसर्च फेज, अभी समझने के लिए रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को बड़े लफ्ज़ों में लिया जाता है। वो किस तरह से कि अगर कोई कंपनी किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है लेकिन वो उसके अंदर फ़र्क नहीं कर पा रही कि ये आया, ये बनेगा भी, या इसमें हम कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, अगर तो वो जस्ट रिसर्च ही है, तो वो देखा जाए तो हमारा जस्ट एक उससे नॉलेज ही गेन होगा, उससे हम वो प्रोडक्ट भी हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर ये हमारा एक्सपेंस होगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। जब कंपनी इस पर रिसर्च कंप्लीट कर लेगी, जब वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आ जाएगा, जब वो प्रोटोटाइप या उसका कोई मॉडल वगैरह तैयार होगा, तो फिर हमारा वो इंटेंजिबल एसेट बनेगा। Development is the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved material, devices, products, process systems or services before the start of commercial production or use। हमने रिसर्च की, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब भी जो हमारा प्रोडक्ट हमने बना लिया है उसको सेल आउट करने से पहले पहले, कमर्शलाइज करने से पहले पहले जो हमारा खर्चा आएगा उसको उस प्रोडक्ट पे, तो वो हम इसको एज अ इंटेंजिबल एसेट काउंट करेंगे। वो उसके लिए हमें क्राइटेरिया क्या है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं या हम उसको डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है, उसकी सबसे पहले तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ज़रूरी है कि ये आया, ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उस पर कितना खर्चा आएगा। हम जैसे मिसाल के तौर पे जब हम घर बनाते हैं तो हम एक फिजिबिलिटी ले लेते हैं, उसे वो हमें बता देते हैं कि आप का इस पे इतना खर्चा आएगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतने दिन लगेंगे। ये सारी की सारी टेक्निकल फिजिबिलिटी कहलाती है। इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज़ और सेल इट, अभी इसके अंदर ये क्या है कि इसको मकसद होना चाहिए कि आया हम इसको या ख़रीदेंगे या बेचेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हों, और कि किस तरह से ये एसेट हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है,
और तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू रिलेबली मेजर द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। अभी हम इसके अंदर क्या है कि ये टेक्निकल तौर पे ये पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो टेक्निकल तौर पे बन ही नहीं सकती, उसके ऊपर हम खामखा मगजमारी कर रहे हो। नहीं, अगर वो टेक्निकल पॉसिबल है तो फिर वो हमारा जब बनेगा तो हमारा इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। अभी ये नीचे में मिसाल दे रहा है कि द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स, घर बनाने से पहले जिस तरह हम नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ टूल्स जिग्स मोल्ड्स एंड डाइज, कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका जो नक्शा होता है, ये सारी उसकी बात कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्रैक्टिस, अभी इसके अंदर हम क्या कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड मटेरियल कॉस्टिंग 10,000। अभी ये हमने पीछे पढ़ा है। अभी ये कहता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने मटेरियल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आया ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा या नहीं होगा। हम इसको पीछे उससे देखते हैं तो फिर हमें इससे साफ समझ आ जाती है कि हमारी शराइत जो थी वो हमें क्या कहती हैं कि आया ये उन डेफिनेशन जो 7 जो क्राइटेरिया उनके ऊपर ये सारी चीज़ें उतरेंगी तभी ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा, अदरवाइज़ ये हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। तो ये जैसे कि अभी रिसर्च फेज़ के अंदर है, अभी पता नहीं इम्प्रूव होगा ये नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं है। इसी तरह दूसरा भी नहीं है क्योंकि ये रिसर्च चल रही है ये भी। और तीसरा क्या है कि जी डोनेशन ऑफ रिसर्च फाउंडेशन अमाउंटिंग टू 5 लाख, हमने डोनेशन किया रिसर्च फाउंडेशन को, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो आगे क्या आता है कि एक्सपेंस ऑफ 200,000 ऑन अ प्रोजेक्ट विच हैज़ द टेक्निकली फिजिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि इसको जो हम बना रहे हैं उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसकी ये टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा और ये पॉसिबल भी है बनना, तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। Expenditure on a project amounting to 500,000, later on it was discovered that this project is not technically possible to continue। अभी हमने रिसर्च की है, 5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा है और बाद में हमें पता चला ओहो ये तो टेक्निकली बन ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा एक्सपेंस होगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स अमाउंटिंग रुपीज़ 700,000। अभी हम वो रिसर्च कर लिया, डेवलपमेंट फेज़ के अंदर भी आ गया और हमने इसका एक मॉडल भी बना लिया है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। रिसर्च कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड, जो भी रिसर्च की कॉस्ट होगी वो हम एक्सपेंस लेंगे, और डेवलपमेंट के अंदर जो कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे अगर वो ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करती है। आगे इन्होंने इसकी एग्जांपल दी है कि sample company incurred following expense on design, construction and testing of pre-production prototypes। cost of material है, depreciation of machinery है, wages paid employees engaged in that process, direct expense है, administrative expense है। calculate the cost of intangible asset generated by the company। अभी इसके अंदर हमारा जब हम इसको कैपिटलाइज करेंगे तो हम इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल करेंगे, हम इसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट शामिल करेंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होंगे हमारे उसको हम निकाल देंगे। उसके अलावा हमारा जितना भी खर्चा आया होगा उस एसेट को क्रिएट करने में वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। इसी तरह इन्होंने दूसरा सिनेरियो दिया है, सैम्पल कंपनी is conducting an overhaul of the financial reporting system। sample company has purchased several software to customize and integrate them for its own use। The customization will take 18 months to complete at a cost of 500,000 by using the internal and external resources। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या है कि अभी इसका फिजिबिलिटी भी हमारे पास है, ये पॉसिबिलिटी भी इसकी हमें पता है कि ये 18 मंथ इसको लगेंगे, ये बन जाएगा, तो इसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। ये हमारा जो 5 लाख रुपए होगा ये हमारा इंटेंजिबल एसेट में चला जाएगा। अच्छा, नीचे एक कंक्लूजन है, these would usually include materials and services used in customizing the software, the staff salaries engaged on the project, other expenditures such as license fees directly attributable to acquiring the software and overhead। जितनी भी हमारी कॉस्ट जो उसके ऊपर जो मटेरियल है या सर्विसेज है, स्टाफ सैलरीज हैं, या जो जो दूसरे उसको लाइसेंस लेने के लिए जो हमारा खर्चा आएगा, या जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो हमारी इंटेंजिबल एसेट के अंदर शामिल होगी।
अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। ये अमोर्टाइजेशन क्या है और ये कहाँ से शुरू होती है? Begins when the amortization patterns starts reflecting economic benefits derived from the product develop। ये उस वक्त स्टार्ट होगी जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा या हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा और उससे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूज़फुल लाइफ। सबसे पहले जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अगर तो यूज़फुल लाइफ है, अगर उसकी यूज़फुल लाइफ हमें डिटरमिन है कि इसकी 5 साल है या 10 साल है, तो फिर उसके पे हम उसको अमोर्टाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ उसको हम अमोर्टाइज़ नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद इन डेफिनेट लाइफ। अभी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब तक हम उसकी हमें पता नहीं चलेगा कि इसकी लाइफ कितनी है तब तक हम उसको अमोर्टाइज़ नहीं कर सकते। अमोर्टाइज़ का मेथड क्या है? मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट को वो जाहिर करे। मेथड शुड रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। IAS 38 permits straight line diminishing balance and units of production method। स्टार्ट अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कब शुरू होगी? कि जब हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होगा। और दूसरा क्या है? अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसेट। या हमारा वो जो एसेट है वो हमें हमारा दूसरा एसेट बनाने के हमारे काम आ रहा है, तो तब हम उसको अमोर्टाइज करेंगे। इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन। अभी ये क्या है कि सैम्पल कंपनी ने कॉपीराइट्स परचेज़ किए हैं 1 लाख के और उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 साल। अभी हमने पीछे बात की थी कि उसकी यूज़फुल लाइफ डिटरमिन होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल हो। अभी 10 साल यूज़फुल लाइफ है तो इसको अमोर्टाइज़ करेंगे। अभी कैलकुलेट द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस टू बी चार्ज इन ईच ईयर। द पैटर्न ऑफ कंज्यूमिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। अमोर्टाइजेशन जस्ट लाइक जिस तरह हम डेप्रिशिएट करते हैं इसी तरह ये इंटेंजिबल एसेट को हम अमोर्टाइज करते हैं। कॉस्ट उसकी है 1 लाख, यूज़फुल लाइफ 10 साल, तो अमोर्टाइजेशन उसकी कितनी होगी? 10 साल। हर साल को 10,000 रुपये उसके हम हर साल उसको अमोर्टाइज करेंगे यानी इसको डेप्रिशिएट करेंगे। और दूसरा है कि सैम्पल कंपनी अक्वायर्ड अ प्रोडक्शन फार्मूला फॉर 3 मिलियन। बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द फार्मूला विल एक्सपायर इन 5 years टाइम। अभी हमने कोई रेसिपी ख़रीदी है या कोई हमने कोई फार्मूला है किसी फार्मेसी का या किसी कोई मेडिसिन बनाने का हमने एक फार्मूला ख़रीदा है जिसकी मालियत है 30 लाख रुपए। 3 मिलियन उसकी मालियत है और इसकी ये फार्मूला जो है ये 5 साल तक काम करेगा, इसके बाद ये काम करना ख़त्म कर देगा। अभी हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, मॉनेटरी उसकी उसकी वैल्यू वर्थ कितनी है और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। अभी कहते हैं कि एक्सपेक्टेड टोटल प्रोडक्शन इज़ 150,000 यूनिट्स एज बिलो। और उससे हम तकरीबन इस फार्मूले से हम 5 साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख यूनिट बना सकते हैं। तो फिर आगे इसके हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लेके ये हमें फ़ायदा देगा। 1 साल के अंदर हम 50,000 यूनिट बनाएंगे, अगले साल 40,000, तीसरे साल 30, चौथे साल 20 और पाँचवें साल 10,000। तो इसको हम किस तरह अमोर्टाइज़ करेंगे? उसकी टोटल वर्थ 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय पहले साल में कितने हैं 50 और टोटल हमारे कितने हैं 150। ये इसको डिवाइड कर देंगे तो हम पहले साल की जो अमोर्टाइजेशन कास्ट होगी वो 1,000, फिर दूसरे साल 800, तीसरे साल 600, चौथे साल 400 और पाँचवें साल जो होगी वो 200 हो गए। इंटेंजिबल एसेट इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ। अगर कोई ऐसा एसेट उसकी यूज़फुल लाइफ नहीं पता हमें तो हम उसको क्या करते हैं? उसकी सबसे पहले तो ये है कि उसकी अमोर्टाइजेशन ही होगी। ठीक है, अमोर्टाइजेशन कब होगी? जब हमें उसका पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ कितनी है, अदरवाइज़ उसका हम इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे और उसके अलावा इसको हम वो नहीं कर सकते, इसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्या है कि Sample company acquired a trademark that has remaining legal life of 5 years, but it is renewable every 10 years at a little cost. Sample company intends to renew the trademark continuously and evidence supports its ability to do so। अभी यहाँ पे एक बात कर रहा है कि अभी देखा जाए तो हमें पता चल गया है कि इसकी 5 साल इसकी जो है ट्रेडमार्क की लाइफ है और ये हर 10 साल बाद रीन्यू होता है। तो आया हम इसको अमोर्टाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे? अभी दूसरी तरफ ये बात कर रहा है कि हम अगर कंपनी की प्रैक्टिस को देखा जाए तो ये इसी तरह इनकी प्रैक्टिस है, थ्रू आउट चल रही है, तो क्या हम इसको अमोर्टाइज़ करेंगे या
बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनी की प्रैक्टिस है, ठीक है। और आगे कहता है कि द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडीज, मार्केट कम्पिटिटिव एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड ब्रांड एक्सटेंशन opportunity provide evidence that a trademark product will generate net cash flows for the acquiring entity for an indefinite period. Conclusion: the trademark would be treated as having an identifiable useful life because it is expected to contribute to net cash flow indefinitely. अब इसमें क्या है कि इसको हम एज अ इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ ही करेंगे, क्योंकि वो पिछले शायद 20 साल से इस तरह चल रहा हो या पिछले 100 सालों से इस तरह चल रहा हो, तो ये इसकी इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ है। देयरफॉर द ट्रेडमार्क वुड नॉट बी अमॉर्टाइज अंटिल इट्स यूज़फुल लाइफ इज़ डिटरमिन्ड टू बी फाइनाइट। जब तक कि हमें उसकी पता नहीं चल जाता कि उसकी टोटल लाइफ कितनी है, तब तक हम इसको अमॉर्टाइज नहीं करेंगे। आगे है इंटेंजिबल एसेट रिव्यू ऑफ यूज़फुल लाइफ। अभी वही बात कि जब तक हमारे एसेट की यूज़फुल लाइफ हमें नहीं पता होगी, तब तक हम उसको अमॉर्टाइज़ ही नहीं करेंगे, और जब हमें उसकी यूज़फुल लाइफ का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको उसको अमॉर्टाइज़ करेंगे। सिनेरियो है कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड दैट इट विल नो लॉन्गर रिन्यू ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस बट rather will auction license. At the time the license authority decision is made, the sample broadcasting license has 3 years until it expires. अभी हमें इसके अंदर पता चल गया कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा और उसके लास्ट 3 साल हैं, तो क्या हम उसको अमॉर्टाइज़ करेंगे? तो हाँ हाँ, इसको हम अमॉर्टाइज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें इसका पता चल गया कि इसकी ये 3 साल लाइफ बची है, ठीक है। और पिछला जो होगा पेमेंट लॉस करके पिछली को ख़त्म कर देंगे, और जो अगले 3 साल होंगे उसको हम अमॉर्टाइज़ करेंगे। और ये जो अमॉर्टाइजेशन है ये IAS 36 के अकॉर्डिंग होती है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।